हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो यहाँ पे आपको एक रूल काम आएगा जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास। क्या बोलते हैं? बोर्ड मास बोलते हैं। कोई दिक्कत? बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, एम से क्या होता है? इसके बाद डिवीज़न, बोर्ड मास क्या होता है? BOD MAS होता है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका सबसे बाद इसके बाद डिवीज़न होता है, इसके बाद मल्टिप्लिकेशन होगा, फिर जोड़ होगा और उसके बाद क्या होगा? घटाव होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ऑफ का मतलब का होता है यानी कि का क्रिया होता है और यहाँ पे ब्रैकेट या साइन जो होता है ना इसका क्रिया होता है। कोई दिक्कत? ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा, छोटा, मझा वाला। 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, ये सभी जानकारी आपको पता ही है। इस क्वेश्चन में आपको सोल्व करना है, तो क्वेश्चन को थोड़ा-सा नीचे हम लोग उतार लेते हैं और फिर सोल्व करने की मैं आपको तरीका भी बताऊँगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे ईज़ी वे में सोल्व कर लेंगे ताकि आपको कोई कठिनाई भी ना हो और इस क्वेश्चन को काफ़ी तेज़ी वे में हम लोग सोल्व कर पाएँगे। देखिए, यहाँ पे आपके पास एक गुणा का साइन है, घटाव का साइन है, भाग का साइन है, फिर गुणा का साइन है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या? तो देखिए, सबसे पहले क्या आ रहा है, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आ रहा है? तब भाग आ रहा है, उसके बाद हमारा गुणा आ रहा है, उसके बाद जोड़ आ रहा है, तब घटाव आ रहा है। यानी कि गुणा, घटाव और भाग में हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो हमें करना होगा क्या? घटाव का क्रिया करना होगा। किसका क्रिया करना? भले भाग का क्रिया करना होगा। क्या करना होगा? भाग का क्रिया करना होगा। तो हमारा भाग तो इतना ही है ना, तो बाकी का डाटा हम सेम रखेंगे। बाकी का डाटा हम क्या करेंगे? सेम रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये ऐसे ही रहेगा और इसको भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर से घटाओ, 3 गुना 13.5 आ जाएगा। अब हमारे पास गुना और घटाव है। तो हमें अब क्या करना होगा? अब गुणा का क्रिया करना होगा। किसका क्रिया करना होगा? तब हमें गुणा का क्रिया करना होगा। तो देखिए गुणा एक यहाँ पे है और एक फर्स्ट में है, ठीक है? गुणा 2 है तो हमें दोनों गुणा का एक साथ ही गुणा कर लेना होगा। तो चलिए हम गुणा करते हैं। देखिए 16 या कितना होता है? 16 में 3 से गुणा कर दीजिए तो कितना होगा? 16 तिया 48 यानी कि 48 और 0.5 में 3 से गुणा करेंगे तो 1.5 होगा। यानी कि 50 पैसा का 3 सिक्का तो ये कितना हो गया? ₹1.5 तो ₹48 और ₹1.5 कितना हो गया? ₹49.50 कोई दिक्कत नहीं। हम लोग होल नंबर को पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद डेसिमल को गुना करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग 13 तिया 39 और 50 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 पैसा में 3 सिक्का तो कितना हो गया? ₹1.5 इधर हो गया तो 13 तिया 39 और एक 40.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे है माइनस और क्या है? प्लस। तो इस दोनों को जोड़ लीजिए। इस दोनों को हमें क्या करना होगा? -7 और -40 पॉइंट कितना? -40 पॉइंट आपको जोड़ लेना होगा। -40 -7 और -40.5 को जोड़ना होगा। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 49.5 तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 47.5 हो जाएगा। 47.5 तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए, यहाँ पे पॉइंट से तो पॉइंट खत्म, नहीं घटाने आता है तो कोई बात नहीं, ऐसे आप लिख लेंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 5 में से 5 गया यानी कि 0 हो गया और 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा और 4 में से 4 गया यानी कि 0 यानी कि आया कितना हमारा? 2 आया। कितना आया? 2 आया है यानी कि हमारा बिल्कुल सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि यह क्वेश्चन आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और आपको समझ में आ गई होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से संबंधित हर साल आपके सीटेट पेपर में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछते ही पूछते हैं। तो आप इस जो नोट यहाँ पे मैं लिखाया हूँ BOD MAS इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। हिंदी में भागु जगह बोलते हैं और इंग्लिश में BOD MAS बोर्ड मास यानी कि B से ब्रैकेट, O से ऑफ, के D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्ट होता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। इस नोट पॉइंट को आप नोट कर लेंगे और आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है। तो थोड़ा-सा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। कहता है कि 3 ब्रांड एबीसी 3 कंपनी है एबीसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ये पेन क्रमशः 5, 6, 12 क्रमशः का मतलब होता है कि जो पहले आया होगा उसके लिए 5, जो बाद में आया उसके लिए 6, उस जो सबसे लास्ट में आया होगा उसके लिए 12। यहाँ पे जो जैसे आया वही क्रमशः का मतलब होता है कि पैकेटों में उपलब्ध है। यानी कि ए के कितने पैकेट है? तो 5, बी के कितने हैं? तो 6 और सी के कितने हैं? तो 12 पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में क्या? समान संख्या में खरीदने हैं, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाली पैकेटों की न्यूनतम संख्या जैसे ही बात हो, तो आपको क्या निकालना है? एचसीएफ नहीं बल्कि एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट कॉमन
और क्या मल्टीपल, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है? आगे बढ़े? हाँ, आगे बढ़ सकते हैं। कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम निकालने का हम आपको 2 तरीका पहले ही बता चुके हैं और डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे जो कोर्स चल रही है, उसमें भी यह डेमो के रूप में एलसीएम एचसीएफ का वीडियो उपलब्ध है। आप उस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग दोनों तरीका आपको बता देते हैं एलसीएम निकालते क्या है। तो हम लोगों का ओल्ड मेथड है और आप लोग इसे फॉलो करते होंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं? 5, 6 और 12 ऐसे निकालते होंगे तो 2 से लगाते होंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अब 3 से लगाएँगे, तो कितना हो जाएगा? 5, 1 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे 2, 3, 5 गुना 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 और यहाँ पे 10 कितना आ गया? तो 60 आ गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। कितना आया? तो 60 हमारा एलसीएम आ गया। यह हमारा ओल्ड मेथड है, लेकिन न्यू मेथड और जो मैं आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे उपलब्ध कोर्स में मैं आपको बताता हूँ मेथड एलसीएम निकालने का। अगर 5, 6 और 12 का निकालना है तो इसमें 12 नंबर कौन-सा है? सबसे बड़ा नंबर को हम कहते हैं कि आप चुनिए। तो सबसे बड़ा नंबर आप जब चुनेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। तो 12 हम कहेंगे कि अब 12 का हम क्या लिखेंगे? मल्टीपल लिखेंगे। तो 12 का मल्टीपल 12, 24 इसके बाद क्या हो जाएगा? 36 फिर 48 और इसके बाद क्या? 60। 60 के बाद 72 मल्टीपल कभी खत्म होता है? बिल्कुल नहीं खत्म होता है। इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा फुल फॉर्म तो यही होता है एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन का मतलब होता है वह सभी में हो और मल्टीपल का मतलब तो गुणक होता है और लिस्ट यानी कि सबसे कम न्यूनतम होता है। ठीक है? कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, क्या 5 से 12 कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो यह तो लिस्ट कॉमन तो हो ही नहीं रहा है। 5 में तो 12 आ ही नहीं रहा है। 5 के मल्टीपल में क्या आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? 12 एलसीएम नहीं होगा। इसी तरीके से जब 24 देखेंगे तो 24 भी नहीं कटेगा, 36 देखेंगे तो 36 भी नहीं, 48 भी नहीं कटेगा। किससे? 5 में ये सभी उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन एक 60 ऐसा मल्टीपल है 60 एक ऐसा मल्टीपल है जो हमें 5 के मल्टीपल में भी मिलेगा, 6 के मल्टीपल में भी मिलेगा और 12 के मल्टीपल में भी मिलेगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं 5, 6 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हम लोग इस तरीके से क्या निकालते हैं? हम लोग इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं और न्यू मेथड है जो कि आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे उपलब्ध कोर्सेस में कराए जाते हैं। इस टाइप के मेथड देखिए, आपको इतना न करने की वजह से बस इतना ध्यान रखिए और हम लोग डायरेक्ट निकाल थोड़ा-सा अभ्यास होगा तो नंबर को देखते ही आप एलसीएम बता देंगे, इसका एलसीएम इतना होगा, इसका एचसीएफ इतना होगा, ठीक है? अब आपको कहता है कि मिनिमम संख्या, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? 60 आ रहा है ना एलसीएम, तो 60 को हम ये 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी कि 12 पैकेट हो जाएगा। A का कितना पैकेट था? 12 पैकेट, पैकेटों की संख्या 12 आ गया। अब 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना है? 60 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। इसी तरीके से 60 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आएगा? 5 आ जाएगा, यानी कि A बराबर 12 ऑप्शन नंबर ए में है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में 10 है, ऑप्शन नंबर बी में सी में भी 10 है और ऑप्शन नंबर डी में भी क्या है? ऑप्शन नंबर डी में भी 5 है। तो यह क्या है? ऑप्शन नंबर 2, 3 4 यह सभी गलत है। तो आपका सही कौन-सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, आगे चलते हैं। यहाँ पे कहता है 2/5 क्या कहता है? 2/5 और 3/4 2/5 और 3/5 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मिले? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम फिर से हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हम बोले ना कि आप क्वेश्चन देखते ही इसका एलसीएम बता देंगे। तो इसका एलसीएम हमारा 20 आ गया, जब इसको जोड़ करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। दिक्कत नहीं है, ऊपर में आपका हो जाएगा 23 और नीचे में 20 यानी कि 1/3/20 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है 1/3/20 बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे और उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी और सभी स्टूडेंट को बाटा पर के जोड़ तो आता ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यह कहता है आरोही क्रम। आरोही क्रम के बारे में आपको एक जानकारी बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग जानते हैं तो बेहतर है, नहीं जानते हैं तो थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्रम 3 प्रकार के होते हैं। क्या? क्रम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? क्रम 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑर्डर आपका 3 प्रकार का।
सॉरी, ऑर्डर 2 प्रकार का होता है, उसका नाम अलग-अलग है, जिसके बारे में मैं आपको तो एक होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर और इसी को हम लोग विभिन्न नामों से जानते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग कैसे लिखते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर का हम लोग मीनिंग क्या लिखते हैं? थोड़ा-सा ध्यान से इसको देखने की कोशिश करेंगे। एसी ASC इसके बाद ENDING असेंडिंग और इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक है। इसी का नाम अलग-अलग है। असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में आरोही क्रम बोलते हैं। क्या? आरोही क्रम। क्या? आरोही क्रम। ध्यान से थोड़ा-सा आप देखिएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग अवरोही क्रम बोलते हैं। क्या? अवरोही क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम बोलते हैं और इसका दूसरा सा फॉर्म इतना है कि आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते हुए। क्या? बढ़ते हुए। क्या? तो बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम। क्या होता है? घटते हुए क्रम, घटते हुए क्रम। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसका एग्ज़ाम्पल है। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब सीधा-सा इतना ही है। बढ़ते हुए क्रम का सीधा-सा मतलब इतना है कि इसमें सबसे छोटा सबसे पहले होगा, उसके बाद थोड़ा-सा बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा, सबसे लास्ट में। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। घटते हुए क्रम का मतलब इसका बिल्कुल अपोज़िट है क्या? सबसे बड़का सबसे पहले, उससे छोटा उसके बाद, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। यानी कि यह पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। क्या? यह पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जब घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़का जो होगा, वह सबसे पहले लिखेंगे। जो सबसे छोटा होगा, वह सबसे लास्ट में लिखेंगे। चलिए एक नंबर हम आपको यहाँ पे देते हैं, जैसे कि 7, 5, 2, 3, 10, 12, 15 अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे? यहाँ पे सबसे छोटका देखना है, तो सबसे छोटका 2 है, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद हमारा 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा और फिर 15 आएगा। इसी में अगर अवरोही क्रम में अरेंज करना होता, तो सबसे पहले हम लिखते 15 फिर लिखते 12 फिर लिखते 10 फिर लिखते 7 फिर लिखते 5 फिर लिखते 3 फिर लिखते 2 यानी कि इस टाइप से हम लोग अरेंज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ नाम का डिफरेंस है क्या? यहाँ पे सिर्फ नाम का डिफरेंस है। असेंडिंग बोल देगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा बढ़ते हुए क्रम में, लेकिन ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है आरोही और अवरोही में बच्चों को समझ में नहीं आता कि किसका मतलब अवरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ होता है या घटता हुआ होता है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है? तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएँगे तो उम्मीद है आप क्या करेंगे, उससे बना लेंगे। आगे बढ़ेंगे थोड़ा-सा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसमें क्या पूछा गया था? आरोही क्रम पूछा गया था। क्या पूछा गया था? आरोही क्रम पूछा गया था। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको ज़्यादातर कुछ नहीं, थोड़ा-सा इसमें नंबर को आपको ध्यान रखना है। आरोही का मतलब इतना है कि क्या बढ़ते हुए क्रम में, क्या? तो इसका दूसरा नाम अभी हम क्या बताए हैं? बढ़ते हुए क्रम में। क्या? बढ़ते हुए क्रम में। क्या? बढ़ते हुए क्रम में। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा आप बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए। यहाँ पे 8 है। 8 है, यहाँ पे ₹8 8 पैसा, यहाँ पे ₹8 80 पैसा, यहाँ पे ₹8 880 पैसा, यहाँ पे ₹8 तो इसको हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले सबसे छोटका लिखेंगे, तो सबसे छोटका आपका तो यही है। क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या तृतीय स्थान पे यानी कि थर्ड प्लेस पे कौन-सा आएगा? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको हमें क्या करना होगा? अरेंज करना होगा। तो बढ़ते क्रम में अरेंज करना है यानी कि सबसे छोटका सबसे पहले। यह हमारा सबसे छोटा है यानी कि 1 नंबर पे आएगा क्या? 1 नंबर पे आएगा। इससे थोड़ा-सा बड़ा कौन है? इससे थोड़ा-सा बड़ा हमारा यहाँ पे हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8.008 कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लिखेंगे या तीसरे नंबर पे 8.08 कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। इसके बाद हम लिखेंगे इसको 4 नंबर पे, इसको लिखेंगे 8.0 नहीं, यहाँ पे 8.80 लिखेंगे, 8.80 और लास्ट में लिखेंगे इसको यानी कि 5वें नंबर पे 8 दशमलव 8.808 808 लिखेंगे, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो तृतीय स्थान पे कौन-सा आया? 1, 2 और 3 यानी कि तृतीय स्थान पे हमारा आ गया 808 यानी कि 8.08 आपका ऑप्शन नंबर
1 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको आरोही, अवरोही, असेंडिंग, डिसेंडिंग से संबंधित जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे, तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 90, 31 में 5 के स्थानीय मान 5 के स्थानीय मान इसमें किसका? 5 का प्लेस वैल्यू बताना है। किसका? 5 के प्लेस वैल्यू और यहाँ पे 37,089 में 3 का अंकित मान 3 का अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू, ठीक है? बताना है। में अंतर क्या है? तो कल ही के सेशन में ही हम लोग चर्चा किए थे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है और इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि कब मान उसका सेम अंक ही होता है और कब मान उसका बदलता है। तो आप सभी को कल वाली सेशन में यानी कि सेशन नंबर 20 में आप सभी को बताया गया था और सेट नंबर 20 में आप सभी को बताया गया था कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। चलिए एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू का मतलब यह है कि आप जहाँ जाएँगे तो आपका स्थान बदलता रहता है। उसी तरीके से जो संख्या का आपसे प्लेस वैल्यू पूछे तो वह संख्या जैसे ही आगे पीछे होगी यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और थाउजेंड प्लेस पे जैसे ही आगे पीछे चेंज होगी तो उसका हमारा मान भी बदल जाता है। जिस तरीके से आपका स्थान बदलता है उसी तरीके से उस संख्या का मान भी बदल जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। जब दिक्कत नहीं है यहाँ पे 5 का जब आपसे प्लेस वैल्यू पूछेगा तो आप क्या करेंगे? 5 के बाद जितना भी अंक होगा उतना 0 देंगे। 5 के बाद जितना भी अंक होगा उतना 0 बैठा देंगे। तब 5 के बाद कितना अंक है? तो काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 0 बैठा देंगे। कितना? 4 0 बैठा देंगे। जब यहाँ पे बात करें कि 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, यानी कि अंकित मान क्या होगा? तो मैं आपको इतना बता दूँ कि आप पटना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी चले जाएँगे तो क्या आपका फेस बदल जाएगा? आपका चेहरा बदलेगा क्या? नहीं ना। जब आपका चेहरा नहीं बदलेगा, उसी तरीके से किसी भी अंक का अंकित मान नहीं बदलता है। उसी तरीके से किसी भी अंक का अंकित मान नहीं बदलता है, यानी कि फेस वैल्यू नहीं बदलता है। चाहे वह यूनिट प्लेस पे हो, 10 प्लेस पे हो या 1000 प्लेस पे हो, कहीं भी होगा तो उसका अंकित मान नहीं बदलेगा। यानी कि 3 का अंकित मान कितना होगा? 3 का अंकित मान 3 ही होगा। और यहाँ पे कहता है कि अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव, घटाव का मतलब सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना है। तो कितना में से आपको कितना घटाना है? तो 5,000 में से जब आप 50,000 में से 3 घटाएँगे, तो कितना हो जाएगा? 50,000 में से 3 जब आप घटाएँगे तो 49,997 49,997 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 49,997 आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 में है। इसी टाइप के जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और पूछता ही है, हर साल सीटेट पूछता ही है, अंतर क्या होगा, योग क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, बस इतना ही में आपको घुमाता है। लेकिन आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पता रहेगा, कब किसका मान कितना होता है, ये पता रहेगा तब तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएँगे ना। हाँ, तो अब आपको समझ में आ गई होगी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है और कब किसका मान चेंज होता है और कब किसका मान चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा-सा आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई। एक बाल्टी क्या है? एक बाल्टी है जो पूर्ण रूप से किस चीज़ से भरी हुई है? दूध से भरी हुई है। और इसका धारिता कितना है? इसका धारिता है 16 लीटर। कितना है? तो धारिता है 16 लीटर। कितना है? 16 लीटर है। कितना है? 16 लीटर है। धारिता कितना है? 16 लीटर है यानी कि इसका कैपेसिटी 16 लीटर है। 16 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं आ सकता। यानी कि मिल्क का जो कैपेसिटी है वह कितना है? मिल्क का कैपेसिटी है हमारा 16 लीटर इस बाल्टी में आ सकता है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे चले क्या? हाँ, आगे चले। यहाँ से जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो कहता है कि बाल्टी के इस दूध को छोटे-छोटे बर्तनों में भरा जाना है। छोटा-छोटा इस टाइप का छोटा-छोटा बर्तन है, इसमें भरा जाना है, ठीक है? बाल्टी में भरे भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पुण्यतः भरकर छोटे-छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाए। यानी कि यह छोटा-छोटा जो बर्तन दिया हुआ है, इसमें कितनी बार? टोटल 40 टाइम्स यानी कि 40 बार इस बाल्टी में से
क्या निकलता है? दूध निकाल के स्थानांतरित करता है यानी कि छोटे-छोटे बर्तनों में रखता है। तो मग की धारिता क्या है? आपको यह बताना है। ये सभी किस चीज़ में दिया हुआ है? एमएल में दिया हुआ है, तो आपको भी इस क्वेश्चन को एमएल में चेंज कर लेना। तो चलिए, आपसे थोड़ा-सा यह जानकारी बता दूँ और नोट पॉइंट में इसे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 1 लीटर बराबर कितना एमएल? तो 1 लीटर बराबर आप लोग बोलेंगे कि 1000 एमएल होता है। कितना? 1000 एमएल होता है, तो मैं आपसे पूछूँगा कि जब 1 लीटर बराबर 1000 एमएल, तो 16 लीटर बराबर कितना एमएल होगा? तो आप कहेंगे सर ये भी कोई पूछने की बात है, 16 में 1000 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना ही हमारा एमएल हो जाएगा। तो कितना एमएल हो जाएगा आपका? 16,000 एमएल आपका क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। लेकिन आपको मग की कैपेसिटी यानी कि मग की धारिता निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा? आपको टोटल को 40 से डिवाइड करना होगा। यानी कि 16,000 एमएल को 40 से जब आप डिवाइड करेंगे, तो यह कटेगा आपका 0 से, 0 कट जाएगा और इधर 16 4 से कट जाएगा। 16 4 से कट जाएगा, यह 1600 जब है तो यह 4 से घटाएँगे तो 400 मर्तबे 1600 कट जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, यानी कि आपका कितना एमएल आ जाएगा कैपेसिटी? तो 400 एमएल मग की कैपेसिटी आ जाएगा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग कितना ईज़ी वे में सॉल्व कर लिए, तो आपको पता होगा कि जब आपको 1 लीटर बराबर 1000 एमएल पता होगा, तभी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएँगे। अन्यथा 40 एमएल, 4000 एमएल और 400 एमएल में से कोई भी ऑप्शन आप चुन लेंगे और उसे लगा देंगे, तो हो सकता है कि आपका सही भी हो जाए, हो सकता है कि गलत हो जाए। लेकिन जब अंदाज़ी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन क्या होगा? गलत ही अटेम्प्ट होगा। तो कोशिश करेंगे जो मैं आपको नोट पॉइंट बता रहा हूँ और जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेशन में बताता जा रहा हूँ, उसे अपने कॉपी पे नोट करते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कहता है, एक दुकानदार ने 5.1 यानी कि 5.1 केजी बादाम खरीदता है। क्या है यह? बादाम है। कोई दिक्कत? बादाम। 1900 ग्राम किशमिश, 1900 ग्राम जो जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिख लेते हैं। क्या? किशमिश। किशमिश क्या? किशमिश। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 2.6 केजी हमारा काजू। क्या? काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर-बराबर 4 दर्जन पैकेट बना। कितना पैकेट? तो 4 पैकेट। तो ये मिलाने के बाद कितना ग्राम हुआ या कितना केजी हुआ, यह आपको तो पता होना चाहिए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा ये बताइए, 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? सर बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछेंगे, ये बताओ कि 5.1 केजी बराबर क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे सर इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 5.1 केजी को अगर आपको ग्राम में बदलना है तो 5.1 को 1000 से आप क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, यह आपका ग्राम आ जाएगा। यानी कि 5100 क्या हो जाएगा? 5100 आपका ग्राम हो जाएगा। क्या? 5100 ग्राम बादाम हो जाएगा। किशमिश तो ग्राम में ही दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 1900 ग्राम लिख लेंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। काजू भी आपका केजी में दिया हुआ है, इसको चेंज करना है ग्राम में तो 1000 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। 1000 से जब आप गुना करेंगे तो यह 2600 ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। तब आपसे हम यह पूछेंगे कि ये बताओ कि यह टोटल मिश्रण कितना बना? यह टोटल मिश्रण कितना बना? यह टोटल मिश्रण कितना बना? तो आप लोग क्या बताएँगे? आप लोग कहेंगे यह जो मिक्सचर है या मिश्रण है उसका टोटल वेट कितना है? टोटल वेट अगर हम TW पूछे टोटल वेट तो आप कहेंगे सर 2100 5100 ग्राम प्लस 1900 ग्राम प्लस 2600 ग्राम तो अगर हम जोड़ देंगे तो जितना आएगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा? उतना ही ग्राम होगा। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो 5100 और 1900 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7700 ग्राम यानी कि 7000 ग्राम और 7000 में 2600 ग्राम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9600 ग्राम। यानी कि कितना हो जाएगा? 9600 ग्राम यानी कि 9 केजी 600 ग्राम हो जाएगा। अब कहता है कि 4 पैकेट बनाना है, तो आपसे यह बताना है 4 दर्जन पैकेट। तो 1 दर्जन बराबर 1 डोज़ बराबर क्या होता है? DOAZE शायद लिखते हैं। DOZE डोज़ बोलते हैं किस चीज़ में? इंग्लिश में। लेकिन 1 दर्जन जब आपसे पूछा जाए तो आप सभी को पता होगा कि 1 दर्जन बराबर होता क्या है? तो मैं आपको बता दूँ कि 12 पीस होते हैं। कितने पीस? 12 पीस 12 चीज़ होता है। जिस भी चीज़ की बात हो तो उसकी संख्या 1 दर्जन बराबर 12 होता है।
1 दर्जन बराबर कितना होता है? तो 12 होता है। जब 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो 4 दर्जन बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर जब 1 दर्जन बराबर 12 तो 4 दर्जन बराबर 4 को 12 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो आपसे पूछता है कि प्रत्येक पैकेट में भार कितना होगा? यानी कि कैपेसिटी ही पूछ रहा है, एक पैकेट में कितना ग्राम मिश्रण आएगा? तो यानी कि 48 को हमें 9600 ग्राम को क्या करना होगा? 9600 ग्राम को हमें 48 से डिवाइड करना होगा। 48 से डिवाइड करेंगे तो 48 दूना 96 होता है और 2 जीरो बैठ जाएगा, यानी कि 200 ग्राम हो जाएगा। एक पैकेट में कितना ग्राम आएगा? तो 200 ग्राम आ जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि 20 दिन में मिनट की संख्या, आपसे पूछता है कि 20 दिन में मिनट की संख्या, किसकी संख्या? मिनट की संख्या, किसकी? मिनट की संख्या निम्न में से किसके सेकंड के बराबर? किसके सेकंड के बराबर? आपको ये बताना होगा कि सबसे पहले 20 दिन में कितना मिनट होता है? तो आपको क्या करना होगा? मैं आपको शुरू से बताता चलता हूँ और नोट पॉइंट आप इसे नोट कर लेंगे। डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट आ रहा है आज के सेशन में, तो थोड़ा-सा सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, नोट पॉइंट हो, उसे आप नोट करना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे कहता है 1 दिन बराबर कितना घंटा? 1 दिन बराबर कितना घंटा? तो 24 घंटा होता है। 1 दिन बराबर 24 घंटा होता है। और 1 घंटा बराबर अगर हम आपसे पूछे कि कितना मिनट होता है? तो आप कहेंगे सर 60 मिनट होता है। हमें जाना कहाँ तक है? मिनट तक ही जाना है। यानी कि मिनट में ही रह जाना है। तो आगे हमें करने की आवश्यकता नहीं है। 1 दिन में कितना मिनट होगा यह आपको बताना होगा। तो 24 आवर में कितना मिनट होगा? 24 आवर में कितना मिनट होगा? तो 24 गुना 60 मिनट। 24 गुना 60 मिनट बराबर क्या होगा? तो इसे हम लोग गुना कर लेना होगा। 24 में से जब 60 से गुना करेंगे तो 1440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1440 मिनट। यह 1 दिन का डाटा है। यानी कि 1 डेज बराबर हमारा कितना मिनट हुआ? तो 1 डेज बराबर हमारा यानी कि 1 दिन बराबर 1440 मिनट हुआ। इसी तरीके से हमें 20 दिन का जब निकालना होगा, 20 डेज बराबर हमें क्या करना होगा? 20 गुना 1440, 1440 गुना 20 कर लेंगे। तो 1440 गुना 20 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो डबल ज़ीरो बैठ जाएगा और 144 को जब 20 से गुना करेंगे तो 288 हो जाएगा, 288 हो जाएगा। यानी कि 288 पर दो जीरो इतना हमारा मिनट हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो थोड़ा-सा इसको सोल्व करने की आवश्यकता करेंगे। देखिए, यहाँ पे 288 गुना 288 पे 2 जीरो यानी कि कितना मिनट हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी कि 28,800 मिनट हो जाएगा हमारा क्या? 20 दिन में मिनट की संख्या 28,800 हो जाएगा। 28,800 मिनट की संख्या हो जाएगा। तो 28,800 मिनट की संख्या कितने घंटे सेकंड के बराबर है? तो आपको ये बताना होगा कि 1 घंटा में 1 घंटा में कितना मिनट? तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताओ 1 मिनट में अब कितना सेकंड होता है? 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो 60 सेकंड। तो अगला हमारा क्वेश्चन होगा कि अब ये बताओ कि 60 मिनट में कितना सेकंड? 60 मिनट में कितना सेकंड? तो आप कहेंगे 60 गुना 60 कर दीजिए सर, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 3600 सेकंड हमारा क्या आएगा? 60 मिनट में आएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं 1 घंटा में हमारा 3600 सेकंड? लेकिन हमें जाना कहाँ तक है? हमें जाना कहाँ तक है? तो 28,800 28,800 जहाँ भी जिस भी घंटा में मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा-सा यहाँ पे 5 घंटा से आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 घंटा से गुना करेंगे तो 5 घंटा में कितना सेकंड? तो आपको करना होगा 5 3600 गुना 5 इतना हमारा सेकंड हो जाएगा। तो कितना आएगा? चलिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे डबल ज़ीरो तो बैठेगा ही और इधर 6 पचे 30 के ज़ीरो, 6 पचे 30 के ज़ीरो और 15 3 पचे 15, 15 3 18 यानी कि 18,000 सेकंड आ रहा है। तो ये तो 28,800 के बराबर नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला चलेंगे 6 आवर्स बराबर तो 3600 गुना 6 करना होगा। 3600 गुना 6 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल ज़ीरो हो जाएगा। 6 एक 36 के 6 हाथ में 3 6 तिया 18 और 3 21 हो जाएगा। 6 तिया 18 और 3 21 यानी कि 21,600। ये भी आपका गलत है, 6 घंटा है। बराबर नहीं आ रहा है 28,800 के बराबर, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 7 आवर 7 घंटा चलेंगे तो 7 घंटा देखिए कितना आ रहा है। 3600 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? डबल ज़ीरो तो बैठेगा ही, डबल ज़ीरो बैठेगा ही और उसके बाद 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 तिरी 21 और 4 25, 25,200 सेकंड आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है।
जब आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 गलत हो जाएँगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? बिल्कुल सही होगा क्योंकि 4 ऑप्शन में से जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। तो यहाँ पे अगर ना विश्वास है तो इसे चेक कर लीजिए 8 और 8 घंटा को जब आप मिनट सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 गुना 8 करना होगा और 3600 गुना 8 करेंगे यानी कि डबल ज़ीरो तो बैठेगा ही और 8 छक 48 के 8 और 8 त्रिक 24, 24 और 4 28 यानी कि 28,800 आ गया। 28,000 कितना? 28,800 आ गया यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट काफ़ी सारे हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 और 1 तिहाई समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या है? 3 का मतलब तो 3 ही होता है और 1 तिहाई का मतलब 1/3 होता है। और का मतलब यानी कि दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ देना है। तो समकोण यानी कि 90 डिग्री क्या? 90 डिग्री 1/3 का 90 डिग्री यानी कि 30 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 9 तिरी 27 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा है? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। जब आप बेसिक कंटेंट की क्लास को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, यानी कि एनरोल कर लीजिएगा और सारे वीडियो को देखकर सारी क्लासेस को समाप्त कर दीजिएगा, तो जिस टाइप से मैं क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता दिया कि 300 होगा, उसी टाइप से आप क्वेश्चन को देखते ही आप भी आंसर बता देंगे। तो उसके लिए आपको पहले पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, तब आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और देखते ही आंसर बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा-सा थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन है और आप सभी लोग पढ़े ही होंगे तो इसका भी क्वेश्चन आप लोग हमें क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में बता देंगे। अगर आप लोग बताने में असमर्थ होते हैं तो हम लोग नेक्स्ट जब सेशन लेकर आएँगे 22 नंबर सेशन में यानी कि सेट नंबर 22 में हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और वहाँ पे मैं डिस्कस करके बता दूँगा कि आयत का कंडीशन क्या है, वर्ग का कंडीशन क्या है, समानांतर चतुर्भुज का कंडीशन क्या है और समचतुर्भुज का कंडीशन क्या है। ये सभी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी कल के सेशन में मैं आपको बता दूँगा। तो कल का सेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोई भी छुट्टी, कोई भी दिवाली नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कहता है कि 120 सेंटीमीटर तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया जाता है। समबाहु त्रिभुज क्या करता है? समबाहु त्रिभुज का रूप देता है। समबाहु समबाहु त्रिभुज का रूप देता है। समबाहु त्रिभुज, ठीक है? समबाहु त्रिभुज का रूप देता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है? यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मैं आपसे बता दूँ, यह 120 सेंटीमीटर क्या है? लंबा एक तार है। इसी को ना मोड़कर समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी सभी भुजाएँ आपस में बराबर होती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसी तार को ना मोड़कर बनाया गया है, तो क्या हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हम लिख सकते हैं क्या? क्या 120 सेंटीमीटर। क्या हम लिख सकते हैं 120 सेंटीमीटर? कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्या होगा? परिमाप क्या होता है? 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो 3 गुने भुजा। यह इसका क्या है? परिमाप होता है। तो 3 गुने भुजा बराबर क्या 120 लिख सकते हैं? तो आपसे भुजा पूछा गया था और इधर में 3 गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 120/3 भाग में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भुजा बराबर 120 बटा जब 3 करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। 40 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। आपका सही आंसर कौन-सा सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आप इस नोट पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जब नेक्स्ट बार क्वेश्चन आए, तो आपको किसी प्रकार की कोई सस्पिशन ना हो। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर आप नोट कर लेंगे कि फ़ॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का जब परिमाप आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? 3 गुने भुजा होता है, 3 गुने भुजा होता है। जब इस टाइप के क्वेश्चन यानी कि फ़ॉर्मूला याद होंगे तब आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई नीचे दी गई है। यहाँ पे 18 गो लेबर है। 18 गो कितना है? लेबर है। इसमें कहता है यह नंबर दिया हुआ है 3720, 2740, 3640, 3380 इस टाइप से यह सभी रुपया क्या कमाता है? रुपया सब कमाता है। कौन कमाता है? तो लेबर कमाते हैं, यानी कि श्रमिक काम करते हैं। कितने श्रमिक की समय साप्ताहिक कमाई 3500 से लेकर 3750 के बीच है। तो आपको क्या करना है 3500 से लेकर 3500 और 3750 के बीच में, यानी कि 3500 से बड़ा होगा और 3750 से जो छोटा होगा, यह सभी इसके बीच में आएगा। तो वैसे हमें श्रमिकों की संख्या बतानी है कि 18 श्रमिक तो टोटल है, लेकिन उसमें से कितने ऐसे श्रमिक हैं जिसका साप्ताहिक कमाई यानी कि वीकली इनकम हमारा 3500 से ज़्यादा और 3750 से कम है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा?
तो इसको हमें काउंट करना होगा। तो चलिए हम लोग काउंट करने की कोशिश करते हैं और इसको गिनना शुरू करते हैं। यानी कि 3720 एक ऐसी कमाई है या एक ऐसी इनकम है जो 3500 से ज़्यादा है और 3750 से कम है, यानी कि आ जाएगा। इसी तरीके से 3640 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 3735 हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से आपका 3630 होगा। इसी तरीके से 3710 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 3650 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 3520 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 3580 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 3800 नहीं होगा, 37 तक ही जाना है, ठीक है? यहाँ पे अब आगे कोई नहीं होगा, आगे कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए कितने राउंड किए गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना है? 8 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, यानी कि 8 ऐसे श्रमिक हैं जिसका वीकली इनकम कितना है? वीकली इनकम 3500 से ज़्यादा और 3750 से कम है, ठीक है? इस टाइप के जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे तो सिर्फ़ डाटा को देखकर गिन के आपको संख्या लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ जब आपसे आपके एग्ज़ाम में जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे और हूबहू जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएँगे एग्ज़ाम से, तो देखेंगे कि सारे क्वेश्चन हमारे कहीं न कहीं क्लासेस से ही थे। यानी कि इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो थोड़ा-सा आप सेशन को सीरियस होकर देखिए और अपने सारे नोट पॉइंट को नोट में लिख ही लीजिए, ठीक है? ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यह पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन है। इसे हम लोग नंबर सीरीज़ भी बोलते हैं और बहुत सारे बोलते हैं कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। तो कोई भी बात नहीं, किसी भी इस चैप्टर का जो भी नाम दिया होगा, उससे हमें कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस पहले सीरीज़ को पहचानिए आखिर हो क्या रहा है। 2 से 4 हो गया, 4 से 12 हो गया, 12 से 48 हो गया, 48 से 240 हो गया। 240 के बाद अगला पद क्या है? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे आपका कितना हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है, यहाँ पे आपका 36 हो जा रहा है। कोई पैटर्न आपको समझ में आया? तो बिल्कुल नहीं। अगला डिस्टेंस देखेंगे तो आपको ऐसा तो लग रहा है कि कहीं न कहीं यह क्या हो रहा है? कहीं न कहीं यह गुणा हो रहा है। अगर अगला पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा। यहाँ पे 24 यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना? 18 का डिफरेंस है। तो अगला भी क्या 18 का डिफरेंस है? 18 का डिफरेंस क्या इसमें अगला जुड़ा हुआ है? 18 का डिफरेंस यानी कि यहाँ पे 18 का डिफरेंस होगा तो अगला हमें क्या करना होगा? 18 में 24 जोड़ दीजिए। जब 18 में 24 जुड़ेगा, थोड़ा-सा इसमें देख लेते हैं, 3 लेयर क्या यह कंप्लाइनेशन चल रहा है क्या? तो जब 18 में 24 जोड़ेंगे तब 42 हो जाएगा। जब 42 में 36 जोड़ेंगे, 42 में आपको कितना जोड़ना है? 42 में जब आप 36 जोड़ेंगे, तो 78 हो जाएगा। 78 में जब 48 जोड़ेंगे, तो ये तो इतना आ रहा है नहीं, 240 तो आ नहीं रहा है, तो हम क्या कहेंगे? यह कहीं न कहीं गुणा हो रहा है, या कहीं न कहीं आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है तो किस बेसिस पे हो रहा है और इसका मल्टीप्लिकेशन का आधार क्या है? इसके आधार पे देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे अगर करें, तो यहाँ पे तो 2 टाइम्स हुआ, यहाँ पे 4 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स हुआ, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स और यहाँ पे क्या यह 5 टाइम्स है क्या? क्या यह 5 टाइम्स है क्या? इसको चेक कीजिए पहले। 48 में क्या आप 5 से गुना करेंगे तो 240 आएगा? हाँ, बिल्कुल आता है। जब 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा और 12 में 4 से गुना करेंगे तो 48 आएगा। 48 में 5 से गुना करेंगे तो 240 आएगा और 240 में अब अगला हमें कितना से गुना करना होगा? यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, 5 तो 5 के बाद कितना आएगा? 6 से गुणा करना होगा। तो 240 में जब आप 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1440 हो जाएगा। ऐसे भी हम आपको अभी 1 मिनट की संख्या बताए हुए थे, तो उसमें कितना आया था आपको? 1440 मिनट ही आया था, यानी कि 1 दिन में कितने मिनट होते हैं? तो 1440 मिनट होते हैं। 1 दिन में कितने मिनट होते हैं? तो 1440 मिनट होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपका कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 3 है और अगला पद लुप्त पद यानी कि मिसिंग टर्म आपका क्या हो जाएगा? 1440 हो जाएगा। क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2, 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई होकर हमारा डाटा आ रहा है। तो हमें अगला पद में भी क्या करना होगा? मल्टीप्लाई ही करना होगा। उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में आएँगे मल्टीप्लाई करने वाले, तो आप बना देंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दी गई है। बिस्किट बिका हुआ है ₹1800 का, केक और पेस्ट्री बिका हुआ है 8000 का, ब्रेड बिका हुआ है 2600 का और ढोलका बिका हुआ है ₹900 का। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सही कथन नहीं है? कौन-सा सही कथन नहीं है? क्वेश्चन को सही से पढ़ने की आवश्यकता है कि कौन-सा सही कथन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट 1 नंबर ऑप्शन को पढ़ेंगे और जैसे ही सही मिलेगा वो वाला कहेंगे कि यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि कौन-सा स्टेटमेंट गलत है, कौन-सा कथन गलत है, उसकी पहचान करनी है। इसलिए हमने नहीं को क्या कर दिया? हाइलाइट कर दिया। इसलिए हमने नहीं को क्या कर दिया? हाइलाइट कर दिया
तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को हम लोग सही तरीके से पढ़ कर और अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। कहता है कि ढोकला जो है, ढोकला की बिक्री बिस्किट की बिक्री की आधी है। ढोकला की बिक्री बिस्किट की बिक्री की आधी है। हाँ, बिस्किट तो 1800 का बिकता है, लेकिन ढोकला कितना का बिकता है? तो 900 का बिकता है, जो कि बिल्कुल आधा है। यानी कि यह जो कहता है वो सही है। तो आपका ऑप्शन यह सही नहीं होगा, क्योंकि हमसे गलत ऑप्शन बताना है। गलत ऑप्शन कौन-सा है उसकी बात करनी है। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर ऑप्शन को पढ़ते हैं, ब्रेड की बिक्री। कहता है कि ब्रेड की बिक्री बिस्किट और ढोलक की बिक्री से 100 कम है। कहता है कि बिस्किट और ढोकला की बिक्री कुल बिक्री से 100 कम है। यानी कि को केक ब्रेड की बिक्री या ब्रेड के 2600 है। ब्रेड का बिक्री कितना है? 2600 रुपया है। ब्रेड का बिक्री 2600 और बिस्किट और ढोकला, बिस्किट 1800 का, बिस्किट 1800 और ढोकला 900 का। ये दोनों हो गया 2800 मिलकर। का कुल बिक्री से 100 कम है, तो ठीक तो है, 2700 से तो 100 ही कम ना हमारा 2600 है, यानी कि ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थोड़ा-सा ऑप्शन की पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो होगा वही हमारा सही आंसर होगा। केक और पेस्ट्री की बिस्किट केक और पेस्ट्री की बिक्री, ठीक है, ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक है। यानी कि केक कहाँ है? केक और पेस्ट्री 800 की है। 8000 की बिकी हुई है। कितना? 8000 की बिकी हुई है। 8000 की बिकी हुई है और यहाँ पे कहते हैं कि ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक। ब्रेड की बिक्री कहाँ है? 2600। तो 5400 में अगर 5400 में अगर हम 2600 जोड़ दें, तो क्या 8000 आ जाएगा? तो यह हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? तीनों डाटा मिल रहे हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? चौथा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं, कौन-सा ऑप्शन नहीं है, यानी कि गलत ऑप्शन चुनना था, तो वहीं आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। बाकी के सभी ऑप्शन सही है, इसलिए हमें गलत ऑप्शन की पहचान करनी थी, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है।